My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। पिछले लेक्चर फाइनल अकाउंट में मैंने पहला और दूसरा प्रश्न को हल किया था, जिसमें बैलेंस शीट से रिलेटेड प्रश्न दिए हुए थे। यानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था, इसलिए बैलेंस शीट को पहले हल किया गया। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे प्रश्न लिखा था उसी के अनुरूप मैंने सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा था। यानी रिवाइज कंपनीज एक्ट 2013 और शेड्यूल 3 पार्ट के तहत अब आज जो टॉपिक बनाने जा रहे हो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आज हल किया जाएगा। और इसका भी मैंने फॉर्मेट लिख दिया था कि पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं हम लोग, उसमें अगर कोई टैक्स है या रिटर्न है तो हम लोग उसको लेस कर देते हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग सारा खर्च को घटाते हैं और फॉर्मेट लिखा हुआ है ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है, सारा डिटेल पहले मैंने लिख दिया था। और आज मैं उसी से रिलेटेड प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बीएसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। फाइंड आउट द सरप्लस टू बी कैरिड टू द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में सरप्लस को ले जाया जाएगा वो ज्ञात करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में है, इधर हो गया था, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है 2,62,500। ये है 1/4/2013 यानी पिछले साल का। इसको हम लोग अलग निकाल करके जोड़ेंगे। पहले हम लोग 14 का निकालेंगे प्रॉफिट लॉस। सेल्स दिया हुआ है 41,52,000, जो कि अभी सेल्स नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग है 7,01,4,2013, इट मीन्स ओपनिंग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी इसका डिफरेंस निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मतलब ये प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय के लिए होता है, कर्मचारी के लिए होता है। इंटरिम डिविडेंड, इसका हम लोग बाद में ट्रीटमेंट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के बाद। परचेज का मतलब हुआ खर्चा है, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने के बाद परचेज लिखाएगा। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस को एक साथ हम लोग सारा खर्चा को लिखेंगे। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ यहाँ पर 50,000, ये भी खर्चा है। यानी अलग अलग शीर्षक में खर्चा को हम लोग करके दिखाएंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है 1,80,000, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड 1,80,000। एक्साइज ड्यूटी दिया हुआ है, एक्साइज ड्यूटी, इसको हम लोग सेल्स में से ही घटा देंगे। स्टॉक दिया हुआ क्लोजिंग। डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी जो हम लोग रिटेन ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, 33 लाख का 15% निकालेंगे। और इसमें इमोर्टाइजेशन ऑफ, यानी जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था, इसको साथ में लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हाफ ऑफ ईयर्स डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू 1,80,000 ड्यू है, हाफ मतलब आधा। और वहाँ ऊपर भी कहीं 1,80,000 मिला था हम लोग को। राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से मात्र जो है राइट ऑफ करने के लिए 5,000 ही कह रहा है, तो हम लोग 5,000 ही इसको लिखेंगे। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, इग्नोर कह रहा है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो ये पहले ही इग्नोर करने के लिए लिख दिया है। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं बनाने के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ऑफ नाम रहेगा,
for the year ending 31st March 14. इन नोट्स का रहेगा और एक करेंट ईयर लिखते हैं हम लोग। यहाँ केवल करेंट ईयर ही लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का अलग हम लोग हटा देंगे। लिखने से लाइन पार के भी हम लोग लाइन खींच करके भी इसमें कुछ लिखते नहीं है। अमाउंट हो गया, वर्किंग नोट्स यहाँ लिखेंगे। पार्टिकुलर सबसे पहले हम लोग नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स लेकर के चल रहा हूँ। सेल्स है 41,52,000। लेस कर देंगे हम लोग, एक्साइज कहीं पर था, लेस एक्साइज 41,50,000। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 41,50,000। वहाँ नंबर 1 2 करके कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये स्टॉक ऑफ तो प्रॉफिट लॉस 2013 का है, बाद में ले जाएंगे। ये स्टॉक है, लेस करेंगे हम लोग, लेस करेंगे यानी सारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। नंबर 1 हो गया परचेज, अलग अलग शीर्षक में लिखेंगे। अलग हम लोग रफ का कॉलम भी खींच सकते थे। 18,50,000 हो गया। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसमें हम लोग कर्मचारी को देते हैं, सैलरी एंड वेजेस दोनों एक साथ कर देते हैं। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट यानी दूसरा नंबर नोट्स दे रहे हैं हम लोग। इसमें लिखेंगे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पीएफ हो गया, कर्मचारी का पैसा जमा होता है 68,400। मजदूर का मजदूरी, सैलरी एंड वेजेज है 11,82,000 है। ये हो गया 12,50,000, 12,50,000। स्टॉक से जो लॉस हो रहा है इसको दिखाएंगे हम लोग। स्टॉक यानी क्लोजिंग बढ़ गया है तो 9,50,000 है, क्लोजिंग है 9,50,000 यानी 7,50,000, 9,50,000 माइनस हो जाएगा 7,50,000। यहाँ ऐसे समझेंगे
याद रखना है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 7,50,000, 7,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है। तो कहने मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बढ़ रहा है 9,50,000, 9,50,000। तो ये जो बढ़ गया यानी 2,09,50 7 2 लाख, यानी इसको यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर यानी 7,50,000 ऐसे समझेंगे। 1 अप्रैल यानी 1/4/2013 को हमारा ओपनिंग स्टॉक 7,50,000 रुपया था, 7,50,000। यानी वर्ष के अंत में हमारा क्लोजिंग बढ़ जा रहा है। कहने का मतलब जब माल बिकता तो प्रॉफिट होता, माल बिकता तो प्रॉफिट हुआ, यानी जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। यानी 7,50,000 अगर ऐसे हम लोग लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 7,50,000 माइनस 9,50,000, ब्रैकेट में आ गया 2 लाख। इसको हम लोग बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे। स्टॉक दिया हुआ था, हो गया। डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 33 लाख था, कट गया 15,000, 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, 15 तिया 45 मिलाकर 15 तिया 45 5 हाथ में 4, 15 तिया 45 और 4 49, 4,95,000। यहाँ पर तीसरा हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स, एमोर्टाइजेशन या यानी राइट ऑफ होल्ड एमोर्टाइजेशन ना, डिप्रिसिएशन एंड कर देते हैं। डिप्रिसिएशन आ गया 4,95,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करेंगे हम लोग, ये भी राइट ऑफ हो रहा है। एमोर्टाइजेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,95,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000 है, यानी टोटल हो गया 5 लाख। यहाँ पर हो गया शॉर्ट में लिख रहे हैं डिप्रिसिएशन एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ 5 लाख, ये भी ऐड होगा। इनकम टैक्स बाद में करेंगे। राइट ऑफ 5,000 हो गया। हाफ ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू 1,80,000, यानी इसको हम लोग लिखेंगे। इसके ऊपर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, शेयर कैपिटल हो गया था, सेल्स हो गया, स्टॉक हो गया है, कंट्रीब्यूशन फंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हम लोग बाद में लिखेंगे। परचेज हो चुका है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यूज हो गया, सैलरी एंड वेजेज हो गया है, और एक्साइज ड्यूटी हो चुका है। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड जो है 1,80,000 दिया हुआ डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। एक 1,80,000। अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट्स है, बैड डेट्स है 29,600।
यानी हो जाएगा 5 5 1 लाख, 12 1 13, 18 12 30 1 31 लाख, 31 लाख में 2 लाख हटा 29 लाख, 29 लाख 31 4 34 लाख, 1 35 लाख 80,000, 35 लाख 80,000, 29,000 600, 600 ये लिख दिए, 9 1 35 1 36, 36 लाख 9,600। यहाँ है 41 लाख 50,000, 41 लाख 50,000 है, इसमें घटाना है हमको 36 लाख 09,600, 10 से 4 990, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो गया 11, 100 घटाए 5, 5,40,000 चौर छूट रहा है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड लिखे थे, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 400 है, छूट रहा है 12,50,000 400, 5,06,000, 18 12 30 5 35 1 36, जोड़ गलती लगता है 12 18 30 5 35 1 36 लाख 83 में गलती है। चेक करते हैं, पहले जोड़ उसके बाद तब हम लोग देखते हैं। जो फॉर्मेट हम लिखे थे वहां पर था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस नहीं सॉरी, उसमें ऐड था अदर इनकम, तो अदर इनकम है नहीं इसलिए नहीं लिखे हैं, और सारा एक्सपेंसेज में ही इसको हम लोग टोटल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 18 12 30, अब 1 31 1 32 5 37 लाख 80,000, 37 लाख 80,000, 37 लाख 80,000 यानी हो गया 400, 37 लाख 80,000 400, 30 1 31 5 36, 37 लाख 80,000 400, यहाँ 29,600 है। 38 लाख 10,000, 38 लाख 10,000 आ रहा है, 38 लाख 10,000, वहाँ है 41 लाख 50,000, 41 लाख 50,000 में 38 लाख 10,000, 3005 यह हो जाएगा 11 में 60 घटाए 3,40,000। चेक करते हैं इसको, 38 ये 18,50,000 ठीक है, 12,50,000 ये भी ठीक है। यहाँ पर एक डिवेंचर इंटरेस्ट ऊपर में भी एक बार दिया हुआ है, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड है 1,80,000 और 1,80,000 6 महीना का और है, तो 18 गुना 36 3,60,000, यानी आंसर नहीं मिलने का कारण नहीं था कि 1,80,000 और 1,80,000 ही रह गया था। अब हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ हो गया 18 12 30 और 31 लाख 31 लाख 31 लाख 400 का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, इसमें घटाना हम लोग का 2 लाख, और यहाँ हो गया 5 लाख और 3 8,60,000 8,60,000, फिर 29,600 3 जीरो हो जाएगा, 1 10 हाथ में 1 और 6 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 8 9 हो जाएगा 3 39,90,000 आता है।
जिसमें 2 लाख ही माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 2 लाख माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 37,90,000। 37,90,000 और यहाँ पर हमारा है 41,50,000। 37,90,000, 37,41,50,000, फिर है 37,90,000, घटाने के बाद 3 0 0, 15 में 9 घटाए 6, और यहाँ बच गया 10, 10 में 7 घटाए 3, 3,60,000। आंसर जो है 1,80,000 है। कहीं गड़बड़ हो रहा है। फिर से हम लोग क्वेश्चन शुरू से देखते हैं। इधर तो कुछ है नहीं, स्टॉक जो है लिखा हुआ है 15% 33 लाख का निकाले हैं। 15 तिया 45 से 5 हाथ में 4, 15 तिया 45, 4 49, 4,95,000 हो चुका है, और 5,000 भी है, और 400 8,107 8 15 5 हाथ में 1 1 1 2 12,50,400 भी सही है। डिप्रिसिएशन डिवेंचर इंटरेस्ट 3,60,000 29,612 चेक कर लेते हैं हम लोग। शेयर कैपिटल से मतलब नहीं है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बाद में जाएगा। 7,50,000 कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हो गया। इंटरिम परचेज से यहाँ पर है ठीक है। नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, जिस पे ध्यान नहीं जा रहा है, 5वां नंबर पॉइंट में है प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। 5वां नंबर पॉइंट में है, सब सही है। 5वां नंबर पॉइंट में है, यहाँ पर हमको लिखना कितना है, टोटल हम लिखे हैं 37,90,000। घटाने के बाद आया है 37,90,000 में घटाने के बाद आया 3,60,000। वहाँ जो फॉर्मेट में मैंने लिखा था कि ये जो हो गया नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं हम लोग बिफोर टैक्स। अब लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। इसका 50% यानी 2 से भाग देंगे, 18 दूना 36, 1,80,000 सही बना था। क्योंकि 5वां नंबर पॉइंट पे नज़र ले जा रहा था 0, 16 में से 8 घटाए 8, 16 में से 8 घटा 8, फिर यहाँ 2 1,80,000 हमारा ये नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट हुआ ये 31 मार्च को, और 13 का जो प्रॉफिट है उसके लिए हमारा स्टेटमेंट बनाएंगे। पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि 41,50,000 चाहते तो यही भी हम लिख सकते हैं। दूसरा निकाले, चूँकि एक जगह कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ सैलरी वेजेज निकाल करके हम लिखे यहाँ पर। चूँकि ये स्टॉक जो है इंक्रीज कर रहा है, कहने मतलब ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक जब यहाँ पर बढ़ रहा है, ओवर हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, यानी माल उसके पास ज़्यादा रह गया है, जिसके कारण यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया। माल बिक्री होने से, सेल होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और माल पड़ा रहने से प्रॉफिट घटेगा। तो यहाँ पर अपोजिट है, इसलिए इसको घटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया है। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड है, चूंकि पहले से दिया हुआ था 1,80,000 और 6 महीना का, और कॉलिंग एरिया है, रिव्यू है, कॉलिंग एरिया है। और एक घटाने के बाद इतना आया। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं।
प्रीवियस ईयर का है, प्रॉफिट लॉस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर है 2,62,500, ऐड हो गया करेंट ईयर 1,80,500, 4,42,4,42,4,42,500। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे 4,42,500 में से लेस करेंगे हम लोग इंटरिम डिविडेंड लेस करेंगे, बीच में डिविडेंड जो दिया है, यानी इंटरिम डिविडेंड ये भी बताएंगे क्या होता है इंटरिम डिविडेंड। यानी ये जो है लाभांश जो है बीच में देना होता है, तो इंटरिम डिविडेंड है 3,92,500, 3,92,500, 3 0 हो जाएगा, 2 के 0 14 में घटा 5, यानी 50,000 यही जो सरप्लस होगा, ये जो 50,000 जो सरप्लस होगा यही सरप्लस यानी कैपिटल में जोड़कर बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन एक जगह हुआ, वो 1,80,000 ऊपर में दिया है इंटरेस्ट और नीचे बोलता है कि हाफ ईयर्स इंटरेस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट जो है ड्यू, मतलब पूरे साल का जो है इंटरेस्ट और डिवेंचर 3,60,000 होगा, 6 महीना का 1,80,000 बाकी है और पहले से 1,80,000 दोनों मिला के 3,60,000 यहाँ दिए। और इसमें तो कुछ है नहीं, दूसरे चीज नीचे दिया हुआ था 5वां नंबर में प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स, यानी कल जो फॉर्मेट या जो भी लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड में मैंने लिखा है फॉर्मेट कि बिफोर और आफ्टर टैक्स टू प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ था, उस पर नजर नहीं जा रहा था, हम लोग डायरेक्ट आंसर पर नजर डाले 1,80,000, तो 1,80,000 जो है आफ्टर नेट प्रॉफिट, इसको लिखेंगे हम लोग आफ्टर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब या टैक्स डिडक्टेड, यानी टैक्स को काटने के बाद रियल प्रॉफिट हुआ। दूसरी चीज कि जो पहले का जो प्रॉफिट है 13 का और जो 14 का प्रॉफिट है दोनों मिलाकर कितना होता है और बीच में कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड घोषणा करके दे देती है 3,92,500, तो 50,000 का इसके पास सरप्लस होता है। जो 14 का जो 31 मार्च 2014 का जो बैलेंस शीट बनेगा, वो बैलेंस शीट में 50,000 कैपिटल में जोड़ कर दिखाएंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में बोला है केवल प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, क्योंकि अलग अलग दिया है। और अब आगे जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वो बड़ा क्वेश्चन है, यानी वो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड है, दोनों बनाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो परफॉर्मा लिखाया गया था उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। और यहाँ जो फॉर्मेट लिखे थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारा निकाला हुआ है। वर्किंग नोट्स में दोबारा रिपीट करते हैं, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको सेल्स लिया गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट मीन्स सेल्स, और यहाँ पर है लेस एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज दिया हुआ है, या यहाँ पर अगर सेल्स रिटर्न होता तो भी लिखा था, तो यहाँ आता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये होता नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आगे है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, यानी याद रखना है कि न्यू फॉर्मेट के अनुसार जो क्वेश्चन हल किया जाता है, न्यू फॉर्मेट के अनुसार जो क्वेश्चन बनाना है, यानी शेड्यूल जो 3rd के तहत बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाना है, वो याद रखना है कि हम लोग पहले से थोड़ा चेंज होगा, और ये जो बनाया गया है इसके पीछे कारण यह है
कि पिछले साल का प्रॉफिट इतना दिया हुआ था और करेंट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास इतना था। जोड़ने के बाद टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आया। टोटल प्रॉफिट चाहते तो ये करते क्या कि पिछले साल का प्रॉफिट, पहले भी हम लोग जब प्रॉफिट लॉस बनाते थे तो पिछले साल का प्रॉफिट पहले लिख देते थे, लेकिन यहाँ पैटर्न दूसरे तरह का है। तो यहाँ अदर इनकम में भी हम चाहते तो जोड़ करके लिख सकते थे। तो मेरा प्रॉफिट जो आता वो आता 1,80,000 और 2,62,500, टोटल इतना आता। और इंटरिम डिविडेंड को चाहते तो उसके नीचे लास्ट में यहाँ घटा देते तो हमारे पास लास्ट में यही रिजल्ट आता। बात बराबर है, आप अलग बनाएं या एक में बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो सरप्लस अमाउंट आएगा वो यानी बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये 50,000 होगा। आज मैं इस लेक्चर को एंड करते हुए यानी न्यू फॉर्मेट के तहत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया और आगे जो क्वेश्चन होगा और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दोनों एक साथ बनाया जाएगा। पहले पीएल बनाएंगे हम लोग, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ था इसलिए अलग अलग मैंने इसको हल कर दिया। आज मैं अपने इस लेक्चर फीड करते